25% सीटों पर हो गई वोटिंग। अभी बाकी है 3/4 पर जंग। क्या है प्रदेश के मतदाता का मूड? सियासी क्षितिज में उड़ेगी किसकी पतंग? जी हाँ, 1/4 जंग तो निपट गई, लेकिन अभी 3/4 जंग बाकी है। इससे देश का दिल भी कहते हैं, इसे दिल्ली द्वार भी कहा जाता है और ये पूर्ण सत्य भी है कि दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। तभी तो इसकी हैसियत ही सियासी हलकों में हर सूबे से ज्यादा है। 80 लोकसभा सीटों वाले सूबे उत्तर प्रदेश में सियासी दल पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को। फिलहाल तो यूपी में 25% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 75% यानी 3/4 की जंग अभी बाकी है। 25% सीटों पर हो गई वोटिंग। अभी बाकी है 3/4 पर जंग। क्या है प्रदेश के मतदाता का मूड? सियासी क्षितिज में उड़ेगी किसकी पतंग? आज 11 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें कुल 62.52% वोटिंग हुई। इस चरण में भी कई दिग्गजों की किस्मत तो दांव पर लगी ही है। वहीं बाकी 3/4 पर भी सियासी जंग अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि कौन किस पर पड़ेगा भारी? यूपी के सियासी रण में कौन मारेगा बाजी? क्योंकि जंग तो अभी बाकी है। दिल में दिल्ली की चाहत हो तो चाहतों की चादर यूपी में फैलानी ही पड़ेगी। दिल्ली दरबार के लिए इस प्रदेश की परिक्रमा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली दरबार का द्वार कहे जाने वाला देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी लोकसभा चुनाव के शंखनाद के साथ ही सियासी अखाड़ा में तब्दील हो गया था। बदलती राजनीति और राजनीतिक उथल पुथल के बीच कोई सिमटते जनाधार को संभालने में लगा तो कोई सियासत की विरासत को बचाने में, क्योंकि 80 सीटों की हैसियत वाले सूबे की हर हरकत पर हर किसी की निगाह जमी है। तभी तो दिल्ली के तख्तो ताज के लिए यूपी की जंग जीतना बहुत जरूरी है। वैसे भी यूपी में अब तक 3/4 जंग ही बाकी बची है। सूबे में 25% सीटों पर वोटिंग तो हो चुकी है और 75% पर अभी बाकी है, क्योंकि 80 सीटों में से 10 सीटों पर पहले चरण में मतदान हो चुका है और 11 सीटों पर आज मतदाताओं ने इस महायज्ञ में आहुति दी, जिसमें बीजेपी नेता मेनका गांधी, कांग्रेस की नूर बानो, धर्मेंद्र यादव की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। वहीं बाकी 3/4 की ये सियासी जंग यूपी में 24-30 अप्रैल के अलावा 7 और 12 मई को होगी। बहरहाल ये तो 16 मई को ही मालूम होगा कि सत्ता के इस संघर्ष में किस मांझी के हाथों में देश की पतवार होगी। फिलहाल तो इस सियासी संग्राम में सभी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जीत का डंडा और झंडा संभालने के लिए, विरोधियों पर वार और अपनी जय जयकार के साथ, क्योंकि जंग अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो आज 11 सीटों पर मतदान हो चुका है और आपको बता दें कि इन 11 सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी। तो वहीं जो तमाम सियासी हलचलें हैं वो भी देखने को आने वाले फेज में भी मिलेंगी। लेकिन अगर इस चरण की बात की जाए तो यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 2009 के मुकाबले बेहद ज़्यादा रहा है। इस बार यूपी का जो परसेंटेज रहा है, वोटिंग परसेंटेज, वो 62.52% रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि 1/4 जंग तो हो चुकी है पार, लेकिन अब 3/4 जंग बाकी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार हमारे साथ हैं, तो वहीं बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला हमारे साथ हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता हिलाल नकवी और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, अगर बात की जाए पश्चिमी यूपी की 21 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, पहले 10 और इस बार 11। इन दोनों ही फेजेस में सबसे ज्यादा बयानबाजी देखने को मिली, ध्रुवीकरण की कोशिश देखने को मिली। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की तुलना किसी 1-2 फेज से पूरे चुनाव को समझ पाना, समेट पाना बहुत कठिन है जी। क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने आप में एक सूबा है। बाकी प्रदेशों का मूड, टेम्परेचर सामान्यतः एक सा रहता है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, एक सा मूड दिखेगा।
लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में बोली, रहन सहन, सोच विचार, लाइकिंग डिसलाइकिंग सब बिल्कुल अलहदा है। बुंदेलखंड के इलाके में चले जाइए, अलग किस्म की समस्याएं हैं। पश्चिम में चले जाइए, अलग किस्म की भाषा है, बोली है, मिजाज है। पूरब में चले जाइए, वहां दूसरे किस्म की सामाजिक संरचना आपका स्वागत करेगी जी। रुहेलखंड में चले जाइए, दूसरे किस्म की चीजें। तो दो चरणों से किन्हीं दो चरणों से पूरे उत्तर प्रदेश को समझ पाना कठिन है। लेकिन एक बात मुझे लगती है जी, उत्तर प्रदेश में एक चीज जो नहीं होनी चाहिए थी जी, वो जरूर होती दिख रही है मुझे। इन दो चरणों से एक बात समझ आई, वो ये समझ आई कि 70 के दशक में इंदिरा जी कहती थी कि मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, और ये सारे दल मिलकर कहते हैं इंदिरा हटाओ, फैसला आपके हाथ। जी। तो जनता चिल्लाती थी, मैंने इंदिरा जी का एक भाषण याद है, मैंने सुना, तो जनता चिल्लाती थी नहीं नहीं गरीबी हटाओ, तो इंदिरा जी कहती थी फैसला हो गया। आज मैं देख रहा हूं जो उत्तर प्रदेश में नहीं होना चाहिए था, इतने बड़े सूबे में इतने बड़े बड़े नेता, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के ऐसे नेता जिनके पास 40-50 साल का सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, बड़ी सफलताएं भी जिन्होंने पाई, हर नेता एक ही बात क्यों कह रहा है, हम मोदी को रोकेंगे, हम मोदी को रोकेंगे, हम मोदी को रोकेंगे। ये मोदी को रोकने का, ये मोदी को बुलाने का चुनाव है क्या, या देश के भविष्य का चुनाव है? मैं बार बार इस बात को कहता हूं, व्यक्ति आधारित चुनाव से बचिए। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं। चेहरा महत्वपूर्ण है, लेकिन चेहरे को एक सीमा में रखिए। जी। लेकिन सारे दलों ने एक काम तो जरूर किया। अभी भी मैं मुलायम सिंह जी का एक भाषण देखकर आ रहा था, जब इस शो के लिए आ रहा था, जहां वो कह रहे थे कि हम रोकेंगे नरेंद्र मोदी को, हम बेहतर शासन देंगे, हम बेहतर व्यवस्था देंगे, हम बेहतर कल्याण करेंगे जनता का। ये इस पर चुनाव क्यों नहीं केंद्रित हो? मुझे लगता है यह अतिवाद हो गया चेहरे का उत्तर प्रदेश में। एक ही बात आपको बसपा से, सपा से, कांग्रेस के से मंच से, ये अच्छी लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है, कतई अच्छी चीज नहीं। बहन जी का भी भाषण मैंने सुने 2-3, उन्होंने कहा मुलायम सिंह नहीं रोक सकते, कांग्रेस की तो हैसियत ही नहीं, अगर मोदी को कोई रोक सकता है तो हम रोकेंगे। इसका कंपटीशन हो रहा है यूपी में। जब आप ये कहते हो कि मोदी को हम रोकेंगे, हम रोकेंगे, हम रोकेंगे, तो इससे जो आप नहीं कहते हो वो भी बात ट्रेवल होती है। वो बात मालूम क्या ट्रेवल होती है? आम जन को लगता है कि भाई जरूर भैया, यूपी की भाषा में कहूं, ठेठ अपनी भाषा में, तो आम आदमी कहता है, मुझे टकराते लोग, भैया ये मोदी लगता है बहुत ही कोई ताकतवर मामला है क्या, क्यों? अरे बोले सब कह रहे हैं मोदी को रोकेंगे। आपने मोदी वर्सेज ऑल चुनाव क्यों बनाया? उत्तर प्रदेश के जो मूलभूत मसले हैं वो एजेंडे से गायब है, एजेंडे से गायब है जी। क्यों गायब हो गए एजेंडे से? बुंदेलखंड की समस्या एजेंडे पर है क्या? नहीं है। किसी ने घोषणा पत्र में गलती से लिख दिया हो तो मैं नहीं जानता, पंपलेट में लिख दिया हो तो नहीं है। पूर्वांचल में जापानी बुखार से 30-40 हजार बच्चे अब तक मर गए। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के गलियारों में लाशें पड़ी रहती हैं उस मौसम में। वो मुद्दा है कहीं चर्चा में नहीं। मोदी को लाएंगे, मोदी को रोकेंगे, मोदी को लाएंगे, मोदी को रोकेंगे। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल इतना छोटा हो गया, कोई चर्चा नहीं कर रहा। पाठा में पानी कब पहुंचेगा किसी की चिंता नहीं, जापानी बुखार कब खत्म होगा किसी की चिंता नहीं। मोदी को रोकेंगे, मोदी को लाएंगे, इसी पे लड़ लो, इसी पे ताकत आजमा लो। अपने अपने धोती की लांग समेट के सब लोग अखाड़े में आ जाओ और इसी में तय कर लो। ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। किसी की चिंता नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को भुगतान अभी तक क्यों नहीं हुआ, हाई कोर्ट का आदेश पड़ा हुआ है उसके बाद भी। किसी को चिंता नहीं, खीरी में एक 17 साल का बच्चा आत्महत्या कर लेता है क्योंकि उसको स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पिता की पर्ची पर जो मिल से पैसा मिलना है वो नहीं मिला 2 साल से, पर्ची जेब में है, तो बेटा फांसी से लटक जाता है।
ये मुद्दा उठ रहा है क्या? नहीं उठ रहा ना। एक पार्टी ताकत आजमा रही है, मोदी लाएंगे, 3 पार्टियां उसके खिलाफ खड़ी हैं, मोदी रोकेंगे। बस इतना चुनाव करना था, इसी के लिए इतनी हैतोबत थी। आपके लिए चुनाव का मतलब मोदी, चुनाव का आरंभ मोदी, चुनाव का अंत मोदी। मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के लिए शुभ लक्षण नहीं है। नकवी साहब, क्या ये मुद्दा केंद्रित चुनाव ना होकर व्यक्ति केंद्रित हो गया है? देखिए, ये बड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि अगर हम अपनी बात को रखते हैं तो इसमें इससे इनकार नहीं है कि जैसे ही ये शुरू हुआ था कि अब की बार मोदी सरकार, तो व्यक्ति केंद्रित तो हो ही गया था। और अमिताभ जी इस बात को बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो व्यक्ति केंद्रित बना दिया गया था चुनाव को। मुद्दे की जब हम बात करते हैं तो शायद मुद्दे पर इसलिए बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मुद्दे के मामले में आज भी हमारा ये मानना है कि पिछले 10 साल में कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है। नकवी साहब, और अगर आप एक मुद्दा लीजिए और हर मुद्दे पे हम जवाब देने हिलाल में पूरा मौका, मैं पूरा एक निवेदन करूंगा आपके बहाने, सब बाकी गेस्ट से भी। घोषणा पत्र की बात नहीं, क्या क्या उसकी बात नहीं, उत्तर प्रदेश की वो मूल समस्याएं जो दशकों से यथावत हैं, मैं शो को वहां के ले जाना चाहता हूं। फर्रुखाबाद में आलू किसान की समस्या पर कोई नहीं बोल रहा, ना मुकेश राजपूत न सलमान खुर्शीद। एक कह रहे मोदी महापराक्रमी है तो दूसरे कह रहे मोदी नपुंसक है। इस पर चुनाव हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं, मोदी पराक्रमी हो तो क्या फर्क पड़ता और नपुंसक हो तो क्या फर्क पड़ता? जो किसान आलू का तबाह है वहां, जब मैं बच्चा था, 5 साल का था, तब से किसान को तबाह देख रहा हूं आज तक। उसकी चिंता कौन करेगा? अमेरिका से प्रतिनिधिमंडल आएगा चिंता करने के लिए। नेता लोग तो पुरुषत्व टेस्ट करने का चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी चिंता वहां तक है। क्या किया? बड़ा अच्छा किया, देश तरक्की कर रहा और करे, ठीक बात, उस विवाद में आज जाने नहीं चाहता। मैं सिर्फ पे कह रहा हूं, यूपी के चारों हिस्सों की मौलिक समस्याएं जो हैं वो जेरे बहस क्यों नहीं है? मैंने कहा ना, अभी मैं मुलायम सिंह जी का भाषण सुन के आ रहा हूं, उनका भाषण संकेंद्रित था कि मोदी को हम रोकेंगे। कल्याण सिंह जी का भाषण सुन के आता हूं तो वो कहते मोदी को हम लाएंगे। इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं क्या नकवी साहब? जी अमिताभ जी, देखिए, ये एक उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी विपदा है, क्योंकि यहां के पद 2 क्षेत्रीय दल हैं और निश्चित रूप से पिछले 20 साल से अदल बदल करके वही उन्हीं लोग यहां के ऊपर अपना शासन उनका चल रहा है, वही लोग अपनी सरकार बना रहे हैं। तो उनके लिए जो मुद्दे हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं और निश्चित रूप से क्षेत्रीय मुद्दे होना बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन वो जब लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो वो जो है केंद्रीय मुद्दों को उठाते हैं, जबकि उनको उस वक्त भी क्षेत्रीय मुद्दों के बारे में बात करनी चाहिए। जब क्षेत्रीय मुद्दों की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो खुद फंस जाते हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसा दल जो केवल 80 सीटों के पर चुनाव लड़ रहा है और उसके बाद कहता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो और उसके बाद फिर वो मैनिफेस्टो भी जारी करते हैं। अब आप बताइए, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो का क्या मतलब है? अगर वो बनेगी भी सरकार, वहां पर समाजवादी पार्टी वहां पर पहुंचती भी है किसी तरह से, तो क्या उनके मैनिफेस्टो का कोई अर्थ रह जाएगा? क्या 80 सीटों वाला कोई भी व्यक्ति अकेला अपना मैनिफेस्टो जारी कर सकता है, लगा सकता है उसको? क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर है? तो निश्चित रूप से इस तरह की जब बातें होती हैं तो जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उनको ये खुद नहीं उठाते, क्योंकि ये खुद उसमें कहीं ना कहीं कठेर में फंसे हुए होते हैं। जो राष्ट्रीय दल हैं वो यहां पर बहुत समय से सत्ता के बाहर हैं और वो निश्चित रूप से ये बात कहते हैं और इस बात के ऊपर वजन देते हैं कि गन्ना किसानों को मिलना चाहिए उनका मूल्य। जो आलू की बात आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से मिलना चाहिए, लेकिन देना तो ये राज्य सरकारों को ही है और राज्य सरकारें अगर नहीं दे रही उसके बाद भी बार बार। मित्र, मेरी पीड़ा ये नहीं, मेरी पीड़ा है ये प्रमुख मुद्दा क्यों नहीं बनता? 40,000 बच्चे मर चुके अब तक जापानी बुखार से। यह मुद्दा उत्तर प्रदेश में चुनाव का नंबर 1 मुद्दा क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा चारों की तरफ से इससे बड़ा मुद्दा हो सकता है? 40,000 बापों ने अपने कंधों पर अपने बच्चों की लाश ढोई, इससे बड़ा मुद्दा कोई हो सकता है क्या? नहीं है मुद्दा। सही है अमिताभ जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुद्दा किस? सब लोग कुर्ते की बाह किस पर समेट रहे हो? मोदी रोकेंगे, मोदी लाएंगे, मोदी रोकेंगे, मोदी लाएंगे। मैं कह रहा हूं, मोदी को रोक लिया तो 23 करोड़ आदमी सुखी हो जाएगा क्या? और मोदी ले आ गए तो 23 करोड़ सुखी हो जाएगा क्या? या तो इसकी गारंटी दे दीजिए आप सब लोग मिलकर आज मुझे कि अमिताभ जी मोदी को रोक लेने दीजिए, 23 करोड़ के सुख की गारंटी हो जाएगी।
या दूसरे पक्ष वाले मुझे गारंटी दे देंगे मोदी को आ जाने दीजिए, 23 करोड़ आबादी बिल्कुल मक्खन मलाई खाएगी। नहीं होगा, मुझे पता है। इस देश में जवाहरलाल जी रह लिए, इंदिरा जी रह ली, वाजपेयी जी रह लिए, स्वर्ग तो नहीं उतरा ना। बीआरडी में मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्था, वहां उस इलाके में मरते हुए बच्चे की लाशों का ढेर, ये सवाल छोटा है। बुंदेलखंड में पानी की समस्या, सवाल छोटा है क्या? क्षेत्रीय और राष्ट्रीय में बटेगा तो क्या बराक ओबामा की नीति पर चुनाव होगा? बांदा में, बबेरू में, मऊरानीपुर में, बबीना में। अफगानिस्तान और फाटा रीजन पर चर्चा होगी बबेरू में। मुझे कोई बताए ना। आलू का किसान, तंबाकू का किसान तबाह है, उसकी लड़ाई बड़ी, उससे बड़ी कोई लड़ाई है वहां? मैनपुरी से लेके, आगरा से लेके फरुखाबाद तक आलू के किसान से बड़ी कोई लड़ाई है क्या वहां? मुद्दा चर्चा ही में नहीं। हेलीकॉप्टर, दो ही चीजें चर्चा में, हेलीकॉप्टर और मोदी लाएंगे, मोदी रोकेंगे। शिव प्रताप जी। अमिताभ जी, आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि जिस बीआरडी मेडिकल कॉलेज की चर्चा आपने किया है, वह वास्तव में पूर्वांचल ही नहीं, पश्चिम बिहार और नेपाल भी उससे प्रभावित रहा है। और अगर उसकी किसी ने लड़ाई लड़ी है तो अकेले तौर पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और वहां के सांसद योगी आदित्यनाथ ने लड़ा है। और एक बार नहीं लड़ा है, बरसों से लड़ते चले आ रहे हैं। उसके लिए पार्लियामेंट में भी उन्होंने वो जूझने का काम किए हैं, सरकार को भी अल्टीमेटम दिए हैं, सब कुछ किए हैं। एक बात हिलाल भाई ने कहा ना कि राज्य सरकारों को करने का काम है, तो जो काम राज्य सरकार को करने को होता है, राज्य सरकार नहीं कर रही है। विषय एक और आया है, मोदी लाओ, और मोदी को नहीं आने देंगे। पिछली बार भी जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी 9 में, तो उस समय पीएम इन वेटिंग का प्रश्न आता था। उस समय भी आदरणीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को पीएम इन वेटिंग हमने बनाया था, नहीं हुआ, जो है यूपीए 2 बन गई। आज हमने व्यक्ति नहीं खड़ा किया है, बल्कि आज भी अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया है कि ये हमारे हो सकते हैं, इनके नेतृत्व में चुना। हम नेतृत्व की बात सिर्फ किए हैं, दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी को लाए हैं। अब दूसरे लोग उस घबराहट में उनको रोकने पर लग गए हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो दोष नहीं है, जनता जरूर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तो मुद्दे नहीं उठा रही ना। शिव प्रताप जी, मैं बहुत सम्मान से, आज बहुत भावुक मन से अपील करने आया हूं, इसको राजनीति में मत घसीटिए। योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं, उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी, मैं व्यक्तिगत तौर पर उसका गवाह हूं। पार्लियामेंट में भी उनकी भागदौड़ भी मैंने देखी, इसमें कोई शक नहीं, मैंने देखी है भागदौड़। बाकी नेताओं ने तो उतनी भी नहीं की, उस जापानी बुखार को लेकर जो लड़ाई हुई। लेकिन नेताओं ने सुनिए, आप शिव प्रताप जी सुन लीजिए, मेरी पीड़ा क्या है उतनों को समझिए सबसे पहले सब लोग। अभी असीम बकार जी भी उत्तर देंगे, तो उससे पहले बात क्लियर हो जाए। बेगम हजरत महल पार्क में जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सभा हो आपकी चुनाव की, उसमें ये दुनिया भर की जहान की बातें करने से अच्छा कौन साहबजादा, कौन शहजादा, कौन बेगम, कौन जीनत, इन बहस बेमतलब की बेफजूल की बहसों में उलझने की बजाय, चुटकुले सुनाने की बजाय, एक दूसरे को ये सब करने की बजाय, ये क्यों नहीं बात होती है कि भाई ये 66 वर्ष के शर्म का सवाल है हम सब पार्टियों के लिए कि बुंदेलखंड प्यासा है। 3.5 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर गए, गांव की गांव में ताले लग गए बुंदेलखंड में, जाके देखिए। इस स्वर में कोई बोला क्या जैसे मैं बोल रहा हूं? कोई इस स्वर में बोला क्या कि पूरब में हर पिता के कंधे पर बच्चे की लाश क्यों जाए हर साल? नहीं बोल रहा, झूठ थोड़ी ना कहने आया हूं। और मैनिफेस्टो में किसने क्या कहा प्लीज मुझे मत बताइएगा, वो रद्दी में बेचिए, वो कबाड़ी को दीजिए, वो अच्छी बात है। उस मैनिफेस्टो का क्या काम जिस पर कोई प्रतिबद्धता नहीं होती आपकी चुनाव जीतने के बाद? जनता आपसे कुछ पूछ नहीं सकती, कर नहीं सकती। उस किताब को जनता ताबीज समझ के गले में टांग भी ले तो क्या कर लेगी आपका? एक बार लाल बत्ती मिली फिर नेता मिल रहा किसी को, फिर तो एनएससी की प्रोटेक्शन में चलता है नेता, जनता उसका क्या कर लेगी? मैं सिर्फ इतना निवेदन करने आया। फर्रुखाबाद में आलू के मुद्दे पर बात नहीं हो रही, बात हो रही मोदी जी सारे पुरुषों में परम श्रेष्ठ हैं। दूसरा कराइए
कापुरुष हैं। ये लोकतंत्र के बहस का विषय है, ये मैं कह रहा हूं। इसमें भारतीय जनता पार्टी भी वो नहीं कर रही जो बात मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं इसमें भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद ए डिफरेंस का तमगा नहीं दूंगा। शुक्ला जी। नहीं अमिताभ जी, आप उसको मत दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। एक समीक्षक के रूप में हम लोग भी ये कहते हैं कि बहुत अच्छी समीक्षा का विषय आप रखते हैं, जिसे हम लोग भी कभी कभी मुद्दे ले लेते हैं और उस मुद्दों को लेकर के जो है उस पर काम भी करते हैं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, हम योगी आदित्यनाथ की बात कहें तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और वहां के लोग पदयात्राएं तक आदित्यनाथ के साथ किए। हम लोगों ने बुंदेलखंड में जाकर के वहां आंदोलन किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। कुल मिलाकर के स्थिति जरूर रही। शुक्ला जी, उतने रस्मी आंदोलन बुंदेलखंड में हर पार्टी ने कर लिए। शुक्ला जी, मैं बहुत सम्मान से कहूंगा, माफी के साथ अब असीम बकार साहब के पास जाऊंगा। उतने रस्मी आंदोलन प्रदीप जैन ने भी कर लिए, हिलाल नकवी जी के दोस्त हैं, मंत्री हैं वहां से, वो भी आंदोलन बहुत कर लिए। कई बार चालान कट गया आंदोलन में, वो इतने आंदोलन कर लेते हैं, कहीं भी बैठ जाते धरने पर। ठीक है ना, स्थिति में रत्ती भर सुधार नहीं। आंदोलन उनने भी बहुत कर लिए और एक कॉपी भी वो रखते हैं, उसमें आंदोलन लिखते रहते हैं प्रेस को बताने के लिए कि इतने कर लिए अब तक, और फोटो रखते हैं, अखबार में छपी कतरंग की फोटो भी भेजते हैं। मोतीलाल बोरा या जिनसे भी अहमद पटेल से मिलने आते तो वो दे जाते हैं हर बार फोटो का एक एल्बम कि साहब इतने अखबारों में निकला था मेरा आंदोलन। आंदोलन का असर तो मुझे दिखा नहीं। उतने आंदोलन हर पार्टी ने कर लिए, बकार साहब की पार्टी भी उतने आंदोलन कर ली और बहन जी की पार्टी भी उतने आंदोलन कर ली। लेकिन जब मैं ये सवाल पूछ देता तो थोड़ा कड़वा लगता है कि नसीमुद्दीन और बाबू सिंह कुशवाहा जैसे परम पराक्रमी, परम धुरंधर मंत्री मायावती की सरकार में रहे हो, एक मायावती का ये हाथ, एक मायावती का वो ये हाथ, जिनके इशारे पर सरकार चलती हो, वो लोग बुंदेलखंड की समस्या दूर क्यों नहीं कर पाए? जी, ये सवाल उठा देता तो बात कड़वी हो जाती है थोड़ी सी। आंदोलन तो सब कर रहे, राजनेता के पास काम क्या? आंदोलन नहीं करता है, फोटो खिंचाता है। धरना दिया, बोले कि बोले जो समस्या बता दो उस पर धरना दे दूंगा। मैं पूछता हूं, आप अगर ईमानदारी से लड़े तो निर्णय क्यों नहीं आया? कोई पार्टी मुझसे कहेगी मैं 50 साल से संघर्ष कर रहा हूं इस अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए, तो 50 साल में आप एक अस्पताल का अपग्रेडेशन नहीं करवा पाए? बकार साहब। अमिताभ जी एक मिनट, मैं इस बार वो कर दूं। अमिताभ जी, आपने जो कहा ना निर्णय क्यों नहीं हुआ, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी सरकार आती है तो दूसरी सरकार, मैं इस बात का खिलाफत हमेशा करता हूं, अपनी सरकार में भी रहा तो इस बात को कहता रहा कि नहीं, जो काम पहले हुआ है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। हुआ क्या है कि हम लोग अपना दिखा देते हैं कि हम ये कर रहे हैं और ये दूसरा किया इस तरह से छोड़ देते हैं। यह नहीं होना चाहिए। शिवप्रताप जी, आज भी आपके इस मंच से भी मैं कह रहा हूं, ठीक है शिवप्रताप जी, नहीं होना चाहिए। शिवप्रताप जी, ये तर्क यहां इसलिए बहुत टिकता नहीं। असीम भाई आपके पास आऊंगा, माफी चाह रहा हूं। ये तर्क यहां इसलिए नहीं टिकता, एक दौर ऐसा रहा जब लखनऊ में कल्याण सिंह और दिल्ली में वाजपेयी, चिट्ठी दिल्ली से लखनऊ तक कहीं रुकती नहीं। उत्तर प्रदेश में लंबा दौर ऐसा रहा जब दिल्ली में इंदिरा जी और उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त और वीर बहादुर। उत्तर प्रदेश में लंबा दौर ऐसा रहा जब केंद्र की सरकार मुलायम सिंह जी के समर्थन से चली और मुलायम सिंह जी वहां रहे। नारायण दत्त तिवारी को तो इसी पर कांग्रेस छोड़नी पड़ गई थी, मुलायम सिंह जी के समर्थन के मुद्दे पर। सीताराम केसरी, अर्जुन सिंह, राजेश पायलट एक तरफ हो गए थे, बोले नहीं मुलायम सिंह को समर्थन जारी रखेंगे। नारायण दत्त तिवारी ने पार्टी छोड़ दी थी। इतना अच्छा रिश्ता था और आज भी रहा, इन 10 सालों में भी रहा। मायावती रही तो भी दिल्ली में उनका रसूख अच्छा था, रिश्ता था। चिट्ठी लगी थी गवर्नर के, प्रेसिडेंट के यहां। समाजवादी पार्टी की भी चिट्ठी लगी है। इतना मोहब्बत है, कजरा मोहब्बत वाला तूने ये आंखों में डाला। उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ नहीं उतारेंगे, लेकिन जब काम के लिए मैं पूछूंगा तो कहेंगे देखिए वहां दिल्ली में दूसरी सरकार है और यूपी में मेरी सरकार है। या दिल्ली वाले कहेंगे देखिए मुलायम सिंह जी की सरकार काम नहीं करती है, हम तो हजारों अरब रुपया भेज रहे हैं। तब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और उम्मीदवार जब ना उतारने का हो तो बहनापा, भाईपन, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं सब लोग मिलके? बकार साहब। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात रखने का। अपनी 26 मिनट के बाद मुझे मौका दिया है आपने। नहीं, इसलिए मैंने 3 बार माफी भी मांगी। देखिए विषय को साफ रखना जरूरी था, नहीं तो चर्चा भटक जाती है बकार साहब।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से, जितना शानदार तरीके से और जिस मौके पे आपने यह मुद्दा उठाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं सैल्यूट करता हूं आपको कि कम से कम आप इस मुद्दे पर सोचते तो हैं। सच्चाई यही है कि आज का चुनाव व्यक्ति विशेष के तौर पर लड़ा जा रहा है और यह तरीका गलत है। दूसरी बात, मैं बहुत ईमानदारी से एक बात ये कहता हूं अमिताभ भाई कि पिछले 40 साल तक, अभी 20 साल से कांग्रेस नहीं है, लेकिन देखा जाए तो 40 साल तक उत्तर प्रदेश पे कांग्रेस का राज था। और उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों जगह नहीं, सेंट्रल में सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश से ज्यादा हुकूमत सेंट्रल में कांग्रेस ने की है। तो यूपी में क्षेत्रीय दल आ गए थे। हिंदुस्तान को या उत्तर प्रदेश को इस स्थिति तक पहुंचाने में मैं सबसे ज्यादा जो राज करा है जिसने, उसी की भूमिका मानता हूं इस स्थिति तक पहुंचाने में। और मैं यहां पर एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं, एक ईमानदार नागरिक की हैसियत से एक बात कहना चाहता हूं। आप पत्रकार आदमी हैं, आपके पास बहुत सी खबरें ऐसी रहती हैं जो आम आदमी के पास या हम लोग के पास नहीं रहती हैं। तो आप पास ये भी खबरें होंगी कि पिछले 60 साल से हिंदुस्तान में जिस तरह से व्यवस्था थी स्वास्थ्य सेवाओं की, उससे बदतर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में थी। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कदम उठाया है स्वास्थ्य के लिए और एम्स बनाने की बात की है और उस पर उन्होंने अमल भी करना शुरू कर दिया है, यह तारीफ के काबिल है। देखिए, कोई भी चीज जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी उस पर छत नहीं डाली जा सकती है। हम एकदम सच्चाई से यहां बात कर रहे हैं। बिजली की बात तो सबने की थी कि बिजली उत्तर प्रदेश में नहीं है, बिजली की ये है, बिजली की दिक्कत है। पिछली सरकारें भी कहती थी और जो चली गई उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और जब आए तो भूल गए। लेकिन हमारी पहली सरकार ऐसी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पहली बार ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिले हैं जिन्होंने जमीनी हकीकत को जाना और उत्तर प्रदेश की इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने जिस तरह से बिजली कारखाने लगाने की, लेकिन लोकसभा के चुनाव तो आप मोदी को लेकर लड़ रहे हैं ना। अरे बात सुन लीजिए भाई, मैंने आपसे कहा था 2 मिनट मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं इस पर भी अभी आता हूं। मोदी को चुनाव लेकर हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारा जो विजन है बहुत क्लियर है। हमारा विजन बहुत साफ है। अपराध मुक्त, अपराधी मुक्त भारत, सांप्रदायिकता मुक्त भारत। मैं आपसे फिर चैलेंज कर रहा हूं कि आप एक कैमरा लेकर निकलिए और उत्तर प्रदेश नहीं हिंदुस्तान की गलियों में घूमिए। आपको पता चल जाएगा कि मोदी को जो पक्ष में वोट पड़ रहा है वो इसलिए नहीं पड़ रहा कि ये विकास पुरुष है या अपने को इन्होंने विकास पुरुष दिखा रखा है। ये ढकोसला है, ये ढोंग है। इन्हीं ने जो वोट इनको पड़ रहा है वो सिर्फ सांप्रदायिकता के आधार पर पड़ रहा है। जो एंटी मुस्लिम वोटर है उसके दिमाग में एक घुसा हुआ है कि जिस तरह गुजरात में किया था वैसे ही मुसलमानों को दबा लिया जाएगा। ये वोट जो इस तरह से सोच रख के लोग चुनाव में वोट दे रहे हैं, ये उसकी वजह से व्यक्ति विशेष का चुनाव हो गया है। मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं भाषण सुनता हूं भारतीय जनता पार्टी के, ये जो प्रधानमंत्री अनाउंस किए गए हैं, मैं इनके जब भाषण सुनता हूं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। एक सभासद का भाषण और इनका भाषण बराबर है। अमिताभ भाई, एक प्रधानमंत्री का दावेदार जो अपने को दावेदारी कर रहा हो उसका भाषण होना चाहिए हमारी विदेश नीति क्या होगी, हमारे पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते कैसे होंगे, हमारी फाइनेंस की नीति क्या होगी, हमारी शिक्षा की नीति क्या होगी, हमारी रोजगार की नीति क्या होगी, हमारे देश में हम अपने देश को तरक्की की तरफ कैसे लेके जाएंगे, हमारे देश की जीडीपी कैसे बढ़ाई जाएगी, हम अपने देश को किस तरह से सांप्रदायिकता मुक्त करेंगे, एक दूसरे में एजुकेशन दी जाएगी। किसी तरह की कोई भाषण में कोई बात ही नहीं है। सिर्फ शहजादा शहजादी बात करते हैं, शेर दे दिए, हमने शेर दे दिए, उन्हीं ने शेर मांगे। इस तरह की बात मुलायम सिंह की तरफ से भी तो सांड जैसे बयान सुनने को मिलते हैं वकार साहब, अब वो क्यों भूल जाते हैं? और वो सांड की बात कर रहे हैं कि आप आजमगढ़ के बयान को भूल गए। मैं जवाब दे रहा हूं आपको। उन्होंने अभी ये कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग एक सांड को नहीं रोक पाए तो गुजरात के शेरों को क्या रोकेंगे? नहीं, उन्होंने ये उत्तर प्रदेश के लोग नहीं कहा। उन्होंने, मैं शब्द बता दूं, शब्दों के साथ खेले। उन्होंने कहा नेताजी, उन्हीं की शैली में बोल के सुनाई दे रहा हूं कॉपी करके, लोगों को अच्छा लगेगा। नेताजी आपकी
आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक साड़क से निपट नहीं पाया, गुजरात के बब्बर शेर को क्या रोकोगे? फुल कॉमा। मैं जवाब इसका दे रहा हूं। इतनी सी बात है, तथ्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करिए। हो सकता हो लोगों को बुरा लगाए, लेकिन जब शेर आदमखोर हो जाता है और उससे इंसानों को खतरा हो जाता है, फिर आप शेर की तो राजनीति शेर का पर क्या, आ गए वकार साहब? उस शेर का क्या असर करते हैं बकार लोग? साहब, मैंने ये बात भी जहां सबसे पे शुरू की छुपा हुआ थी, नहीं है। बकार साहब, मैंने बात जहां शुरू की थी उसमें मैंने सबको कटघरे में खड़ा किया था और बहुत अदब और माफी से कहूंगा, आज मैं किसी को बेल आउट नहीं करूंगा, ना कांग्रेस, ना बसपा, ना सपा, ना भाजपा। एक ताल ठोक रहे हैं, मोदी को लाएंगे, तीन कह रहे हैं जोर लगा के हैया, जोर लगा के हैया, मोदी को हम रोकेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरे कान बहरे हो गए। और एक बात कहूं हिलाल भाई, हो सकता है आप लोग दूसरे उत्तर प्रदेश में घूमते हो, कोई दूसरा भी उत्तर प्रदेश होगा, मैं लोकेट करूंगा कहां है जहां हमारे नेता लोग जाते हैं, जहां से मुद्दे लाते हैं भाषण के। मैं भी उत्तर प्रदेश घूमता हूं मित्र, आप लोगों जितना न सही, आपसे 10,000 लोग रोज मिलते होंगे, मुझसे 150 लोग मिलते हैं कम से कम मेरे सूबे के। बकार साहब, ईश्वर की सौगंध खा के कह रहा हूं शुक्ला जी, हिलाल भाई, मेरे उत्तर प्रदेश में लोगों से जब मैं पूछता हूं जापानी बुखार से निजात चाहिए या सांप्रदायिकता और सेकुलरिज्म के चक की बहस में रुचि है, वो कहते चूल्हे में डालो, शब्द सुनिए, चूल्हे में डालो भाई साहब इस बहस को, ऐसी सरकार आए, ऐसा व्यवस्था हो, बच्चे सुरक्षित रहे। मैं लोगों से पूछता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाके, पंडित जी का भाषण सुनोगे कि मौलाना जी का भाषण सुनोगे, मस्जिद में तकरीर हो रही है, वहां हनुमान मंदिर में तकरीर हो रही है, कहां जाओगे? वो कहता भाई साहब कहीं नहीं जाएंगे, वो आज जो पर्ची है जेब में 2 साल पुरानी गन्ना की, उसका पेमेंट नहीं हुआ। मुझे तो भाई ऐसे लोग मिलते हैं, आप लोगों को पता नहीं कैसे लोग मिलते उत्तर प्रदेश में, मुझे ऐसे ही लोग मिलते, मुझे ऐसा आदमी कोई मिला ही नहीं। एक से बकायदा उत्तर प्रदेश में जितने जिले हैं उसमें से मेरे ख्याल से एक ही 2 मैं भूलूं, बाकी तो मैं बिना गूगल देखे बता दूंगा। और 402 में भी गई गुजरी हालत में 300 विधानसभा सीटों के नाम गिना दूंगा। मुझे लैपटॉप की जरूरत नहीं, उस सूबे पर मैं इतने अधिकार से तो बोल सकता हूं। मुझे ऐसा आदमी नहीं मिला, जो लोग मुद्दे आप उठाते हो ना, जिन मुद्दों में उनकी कोई रुचि भी मैंने पाई हो कभी, वो कहते हैं मेरी बिटिया सुरक्षित लौट आए, वो कहते हैं लड़का बीए पास कर लिया, कंप्यूटर चलाना जानता है, ट्रेनिंग है, अमिताभ जी कहीं नौकरी लगवा दीजिए इसकी। वो कहते हैं स्कूल में मास्टर नहीं मिलता, वो कहते हैं अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। वो नहीं कह रहे विदेश नीति क्या होगी, वो कह रहे डॉक्टर अस्पताल में आए, वो नीति कब बनेगी वो बताओ। फरुखाबाद से आदमी कहता, वो कहता आलू पैदा करने के कोई गुनाह है, पाप है क्या? मुंबई में ये आलू 40 रुपए किलो बिकता है, दिल्ली में 40 रुपए किलो बिकता है, और हमसे ये 150 रुपए में 100 किलो आलू ले जाते हैं, जिसमें 35 रुपए का बोरा। हिसाब लगा के देखिएगा मेरी बात, 150 रुपए में 100 किलो आलू, जिसमें 35 रुपए का बोरा। क्या मिला किसान को? जहर खाने का पैसा नहीं मिला। मुझसे आदमी पूछता है, मैनपुरी का आदमी पूछता है, मैनपुरी का यादव भी पूछता है मुझसे यही सवाल कि भाई साहब जो आलू किया 4 बीघा में, इसका क्या करें? खेत में छोड़ देता है सड़ने के लिए कि चलो खाद ही बन जाएगी, बेच के क्या मिलेगा? कोल्ड स्टोरेज नहीं है वहां, है तो औने पौने दाम मांगते हैं, बिजली आती नहीं। लोग ये सवाल पूछते हैं, आप लोग पता नहीं कौन सी बहस करते हैं, कौन सा एजेंडा सेट कर लेते हैं और 4-5 पार्टी मिलकर कहते हैं आओ इसी पे खेल ले। नकवी साहब। अमिताभ भाई देखिए, आपने जो बातें उठाई हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब आपसे अगर हम ये कहेंगे कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का पैसा आया और उसके अंदर कितनी लूट मार हुई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कितनी हत्याएं हुई, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अगर केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार है और वहां से उनको नीति ही तो बना सकते हैं, वो डॉक्टर को पकड़ के तो नहीं ला सकते हैं। अगर उन्होंने डॉक्टर के लिए पैसा भेजा है और वो पैसा जो है यहां पे राज्य सरकारें खा जाए, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? हिलाल साहब, वो गाय अगर 200 एम्बुलेंस के बराबर, अमिताभ भाई पूरी बात हम बोल लें, 200 एम्बुलेंस जो है इन्हीं बीमार लोगों के लिए भेजी जाती हैं कांग्रेस सरकार के द्वारा राज्य के लिए, और वो सारी की सारी पड़ी सड़ती रहती हैं, राज्य सरकार उठाते नहीं है। तो इसके अंदर केंद्र सरकार क्या कर सकता है?
अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास इतने संसाधन अगर नहीं है कि हम कोल्ड स्टोरेज बनाएं, तो हम ऐसी नीति बनाते हैं कि वहां पर जाकर के सीधा आपसे आलू खरीदा जाएगा और कोल्ड स्टोरेज में रख करके आएगा, किसान को भी फायदा होगा, बिचौलिए खत्म हो जाएंगे और आपको लाभ होगा। उसका अगर विरोध किया जाता है, हर जगह पे विरोध किया जाता है, उसके बाद फिर पार्टियां छोड़ करके हमारा साथ चली जाती हैं एक मुद्दे को लेकर के, तो निश्चित रूप से आप उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हिलाल भाई एक बात कह के ब्रेक पे जाऊंगा, एक सेकंड। फर्रुखाबाद में 1984 में सलमान साहब के पिताजी चुनाव लड़े थे, खुर्शीद साहब, अब उनका इंतकाल हो गया। खुर्शीद साहब ने अपनी पहली जनसभा में कहा था कि आलू के किसान की स्थिति बड़ी खराब है, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। सलमान साहब भी उस वक्त उनके इलेक्शन में आते थे, कभी कभी उनको भी याद होगा, नहीं तो मुझे तो याद है। उन्होंने कहा था यहां आलू का एक ऐसा कारखाना बनाएंगे जिससे आलू से कुछ प्रोसेस करके वोदका बनेगी, उससे आलू किसानों की समस्या दूर हो जाएगी। 84 और आज कितने साल हो गए, आज तक तो वहां अंकल चिप्स वाला भी नहीं गया। मैं तो आंखों देखी बात कहता हूं, लंबी एकेडमिक बहस में मैं पढ़ता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं इतने बड़े आदमी का कमिटमेंट, जो जीत के आया तो भारत में मंत्री हुआ, कांग्रेस की सरकार, वहां एक कारखाना क्यों नहीं खुला? चिप्स ही बना देते तो कम से कम आदमी का एक ही। मैं तो ये मूल बात पकड़ता हूं, भारत ने परमाणु परीक्षण किया वो अलग गर्व का विषय है, लेकिन मैं कह रहा हूं इतने बड़े आदमी ने जो कमिटमेंट किया, वो कमिटमेंट पूरा क्यों नहीं हुआ? एक एक कमिटमेंट भी एक एक बड़ा आदमी जिले में पूरा कर देता तो उत्तर प्रदेश के 75 जिले आज गुलजार हो जाते, झूठ और फरेब की खेती करके निकल जाते हैं। ये सवाल है। मैं बता तो रहा हूं, 1984 का वक्तव्य बता रहा हूं खुर्शीद साहब का। उन्होंने कहा मुझे पता लगा, मैं आया, मैं यही पितौरा का रहने वाला हूं, मैं बाहर का नहीं हूं, मैं दर्द जानता हूं किसानों का, आलू की समस्या मैं हल करूंगा। और उन्होंने यह भी कहा था कि दिल्ली में मेरे बहुत लोगों से संपर्क हैं, मैं यहां ऐसी फैक्ट्री कारखाना लगवाऊंगा। फर्रुखाबाद का आदमी पागल हो गया, उसकी आंखों में लगा सपने जगमगाने लगे जुगनू की तरह। 84 से आज कितने साल हो गए? जो 84 में बच्चा पैदा हुआ होगा वो आज वयस्क हो गया, प्रौढ़ हो गया। फैक्ट्री नहीं आई। मित्र, इस पर ब्रेक पर जाएंगे, आएंगे तो फिर पूछेंगे कि ऐसे वादे होते हैं, यह है सियासत। बिल्कुल, यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जारी है हमारी ये खास बहस। आप बने रहिए हमारे साथ। 25% सीटों पर हो गई वोटिंग, अभी बाकी है 3/4 पर जंग। क्या है प्रदेश के मतदाता का मूड? सियासी क्षितिज में उड़ेगी। 25% सीटों पर हो गई वोटिंग, अभी बाकी है 3/4 पर जंग। क्या है प्रदेश के मतदाता का मूड? सियासी क्षितिज में उड़ेगी किसकी पतंग? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये जो चुनाव है वो क्या व्यक्ति केंद्रित हो गए हैं? मुद्दे आखिर क्यों गायब हो गए हैं? वकार साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैंने बहुत साफ तरीके से पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, अमिताभ जी, जितनी ईमानदारी की बात मैं आपके जवाब में दे देता हूं, मैं आपसे भी उतनी ही ईमानदारी की उम्मीद रखता हूं। एक बात का जवाब दीजिएगा, इस सरकार से पहले, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार से पहले, क्या स्वास्थ्य के लिए कभी आपने किसी को इतना सजग देखा? क्या आपने कभी सोचा था कि उत्तर प्रदेश में एक नहीं इतने एम्स बन जाएंगे? बकार साहब, देखिए, दिल से बता रहा हूं आपसे, ये एम्स, हर राज्य में एम्स का फैसला वाजपेयी के समय में हुआ। मतलब जो कागज पर फैसला है, जो मैंने देखा लोकसभा की प्रोसीडिंग में, चूंकि मैं कवर भी करता रहा, गुलाम नबी के समय में वो काम आगे बढ़ा। जब हेल्थ मिनिस्टर हुए गुलाम नबी, वो काम किसी एक सरकार का मसला नहीं है, और उस पर भी मेरी तो आपत्ति थी। मैं तो बड़ा विचित्र व्यक्ति हूं, मेरी आपत्ति तो इसे पता है कि रायबरेली में क्यों, रायबरेली में क्यों भाई? क्यों रायबरेली में लोग नहीं रहते हैं क्या? नहीं, मेरी आपत्ति सुन लीजिए, मेरी आपत्ति थी। विदेश से आके रह रहे हैं। सुन आसिफ बकार, सुन लीजिए, रायबरेली और लखनऊ के बीच में कितना फासला है? लखनऊ में एक अति आधुनिक अस्पताल मौजूद है। उत्तर प्रदेश के ऐसे इलाके हैं जहां 10 घंटे के सफर के बाद भी अच्छा अस्पताल नहीं है, वहां ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैंने आपत्ति की थी, इसलिए मैंने कहा था अस्पताल वहां होना चाहिए
जहां ज्यादा जरूरत है। आप लखनऊ में खोल दो, पीजीआई है, पीजीआई के बगल में अमिताभ जी, मुझे लगता है कि वकार साहब को थोड़े दिन पीछे जाना चाहिए, जब एक बार इस सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में श्री कल्याण सिंह हुए थे और उनके काम के आधार पर ही एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में उनको जाना जाने लगा। उन्होंने स्वास्थ्य के संदर्भ में जो काम किया, अरे आपके लिए अच्छे मुख्यमंत्री होंगे, बाकियों के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सबसे बदतर और बदतरीन मुख्यमंत्री थे वो। उनको एक दिन जेल जाना पड़ा। कैसी बेशर्मी की बात कर रहे हैं यहां बैठकर आप लोग। देखो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात एक दिन की सजा दे दी है, जो आदमी अपराधी घोषित हो गया है उसको आप कह रहे हैं बेस्ट मुख्यमंत्री। मैं आज भी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश बात कर दी आपने, मजाक कर दिया नेताओं में आपने। अगर किसी का नाम लेती है तो उत्तर प्रदेश के नेताओं में बड़े आदर के साथ कल्याण आप लेते होंगे, बाकी हम लोग जितना अनादर कर सकते हैं उतना करते हैं। मैं कोई बहस हमारे लिए मैं आया हूं यहाँ पर चैनल पर बात करने के लिए। आपकी इस प्रकार की भाषा नहीं सुनने आए हुए हैं कि जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि आदर करते हैं सब लोग? तो हम लोग आदर नहीं कर रहे। वकार साहब, मैं आपका सवाल उठा रही हूँ जो इससे पहले आपने सवाल उठाया था। वकार साहब ये कह रहे थे चैनल पर आवे तो शुक्ला साहब लिस्ट के रूप में शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ कर होना चाहिए। प्रयोग में मर्यादा नहीं करना था तो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, आपकी अपनी मर्जी है, आप सब पे लाद कैसे सकते हैं कि सब लोग आदर करते हैं? भाई वकार आप साहब, मेरे लिए वो अपराधी आदमी है, आदर नहीं करता का प्रयोग वकार साहब, बगल बैठे हुए शुक्ला लोगों साहब, के लिए इनका जो सवाल सबसे मैं उठा उम्र रही हूँ। शुक्ला साहब, इनका सवाल मैं उठा रही हूँ। कुछ देर पहले इन्होंने सवाल उठाया था। इन्होंने कहा था क्योंकि बीजेपी सांप्रदायिकरण कर रहे हैं, इसलिए ये जो चुनाव है हम आपकी वो बात सुन ले कि व्यक्ति केंद्रित हो कल्याण गया सिंह है। बहुत आदर के काबिल हैं, इज्जत के काबिल हैं। आपके लिए वकार होंगे साहब, साहब, आपके लिए एहतराम, हमारे लिए तो वो एक सुप्रीम कोर्ट का अपराधी आदमी है। बकार साहब, शुक्ला जी, कल्याण सिंह जी आदर के पात्र हैं नहीं? हम कैसे मान नहीं, लेंगे? एक आपको सेकंड तो- सुनिए ना। इस मानो या न मानो, बकार साहब, आपके बीच में नहीं शुक्ला बोल जी, रहा हूं, मैं शुक्ला जी, इससे बात इस कर रहा हूं। शुक्ला जी, तो इस शुक्ला जी, सुनिए, एक मिनट, सुनिए, इस बहस से सुनने के बाद उसका जवाब एक सेकंड दीजिए। शुक्ला मैंने जी, आपकी बात सुनी। न दे सकते हो। बकार साहब, आप असीम बकार जी, आप अपने नेताओं को आप आदर दीजिए। असीम बकार आप जी, किसी पे थोप नहीं एक सकते मिनट, कि उसको दूसरे भी आदर एक देंगे। मिनट बकार साहब, एक मिनट। बस कल्याण सिंह जी आदर के पात्र हैं नहीं है, मुलायम सिंह जी आदर के पात्र हैं नहीं है, बहन जी आदर के पात्र हैं नहीं है, राहुल जी है नहीं। इस बहस से उत्तर प्रदेश का कुछ भला नहीं होना। आज मैं उत्तर प्रदेश के भले के लिए ही बात करने आया हूं। ये शपथ लेके आया था कि किसी भी मेहमान को उन मुद्दों पर नहीं जाने दूंगा जो उनके फेवरेट मुद्दे हैं। कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, नहीं, इन पर जाने नहीं दूंगा आज ना। आज के लिए बैन लगा दिया इन मुद्दों पर मैंने। आज केवल बात जो गरीब की आंख में आंसू लाती है, उतनी बात है। कभी तो 365 दिन में एक दिन तो कर ले ये बात। 364 दिन तो यही मसला करते रहते हैं। 364 दिन तो यही बवाले जान झेलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं। गरीब की जिंदगी में कुछ इजाफा अच्छा हो नहीं सकता जिस बहस से। हिलाल नकवी जी, हम 200 साल तक भी इन निरर्थक मुद्दों पर बहस करते रहे, क्या गरीब की थाली में रोटी आ जाएगी? नकवी साहब, उसकी कटोरी में दाल आ जाएगी? उसकी बिटिया की शादी हो जाएगी? उसका बेरोजगार बेटा नौकरी पा जाएगा? गांव सड़क से जुड़ जाएगा? इनसे कौन सा मुद्दा हल होता है इन बहसों से? ये बहसें बौद्धिक विलास का साधन है। ये बहसें समय खराब करने का साधन है। ये बहसें जनता को बरगलाने का साधन है। ये बहसें उत्तेजना पैदा करने का कारण है। इसके अलावा कुछ नहीं इन बहसों में। जी नकवी साहब। अमिताभ भाई, बस हम यही कहना चाहते थे, सामने आ गया तो बहुत अच्छा हो गया जी। आज अगर आप मुद्दों की बात करते हैं तो ये वास्तविकता है। मुद्दे क्या हैं? मेरी छाती 56 इंच, उन्होंने कहा मुझसे जो है वो आकर के कुश्ती लड़ लो। नकवी साहब, फिर आरोप उन्होंने कहा प्रत्यारोप मैंने हो रहा है। नहीं, मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं गायत्री जी, आप इस बात को है। जी। मुद्दे जो है वो जो अमिताभ जी कह रहे हैं उसी को मैं कह रहा हूं कि आज की तारीख में मुद्दा क्या है कि मेरी छाती 56 इंच, दूसरे ने कहा आओ पहलवानी कर लो, एक ने कहा मैंने शेर भेजा, दूसरे ने कहा मैंने लकड़बग्गा भेजा, उन्होंने कहा तुम बागड़ बिल्ले, उन्होंने कहा तुम बागड़ बिल्ले, उन्होंने कहा कल्याण सिंह जब साइकिल पे बैठे तो अच्छे और जब साइकिल से उतर गए तो खराब। और एक ने तो कहा अमिताभ टॉफी जी, मॉडल जब बकवास। इस स्तर पर, जब हम इस स्तर पर बात करते हैं, जब हम इस तरह से राजनीति करते हैं, तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि यहां पर वास्तविक मुद्दे उठाने वाले लोग भले ही वो सफल हों या ना हो। देखिए अमिताभ जी, किसी मुद्दे को उठाना, उस पर कार्य करना एक बात होती है, उसके ना सफलता प्राप्त करना दूसरी बात होती है। यहां पर अगर हम इन मुद्दों को उठाएंगे तो इनमें हम क्या सफलता पाएंगे?
अगर हम ये मान लेते हैं कि छाती 56 इंच है या 46 इंच है या हम उठा के पटक देंगे, तो आपकी बात आती है कि आपने किसी मुद्दे को उठाया ही नहीं। और निश्चित रूप से उसके बाद जब जनता के पास जाएंगे तो कहेंगे आपने वोट मेरी 56 इंच छाती को दिया था, मेरे शेर को दिया था, मेरे लकड़बग्घे को दिया था, मेरे सांड को दिया था, तो अब आप क्यों मांग रहे हैं मुझसे कुछ? तो यही जाकर के कहेंगे और जनता जो है वो फिर अगले 5 साल इंतजार करेगी। तो अमिताभ जी, हम आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। वही तो कि मैं मुद्दे पूछने उठाने आया में हूं, मुद्दे नहीं उठते हैं। वही मैं पूछने आया हूं। 56 इंच, 46 इंच, कुश्ती, पहलवानी, लकड़बग्गा, सांड, बबर शेर, साधारण शेर, गुब्बारा, टाफी, इनसे उत्तर प्रदेश के गरीब आदमी का क्या हित होता है? मुझे कोई विद्वान समझा दे, मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। जी अमिताभ जी, हम इसी बात पे जो कह रहे हैं सबसे और हम काबिल इस बात को राजनेता मान रहे हो हैं। भारत का, वही आके मुझे समझा दे कि नहीं अमिताभ जी आप गलत हो, गरीब की थाली में 56 इंच से खाना पहुंचेगा, टाफी बिस्कुट गुब्बारे से पहुंचेगा, बबर शेर लकड़बग्गा से पहुंचेगा। इन बातों का कोई मतलब है? मैं तो इसके पक्ष में भी नहीं रखता। अरे लॉयन सफारी क्या बनेगी, आदमी कहां रहे उसकी व्यवस्था देखिए। राजस्थान चैनल में मैं बहस में था शुक्ला जी, एक आम आदमी पार्टी का नौजवान आया, उसने मुझसे कहा, उसने तर्क दिया कि ये इसलिए बढ़ गया मतदान क्योंकि ट्विटर एक्टिव हो गया। मैंने कहा मेरे दोस्त, ट्विटर की नीली चिड़िया इस मुल्क के 80% लोगों ने देखी नहीं। इस मुल्क में नकवी साहब, मैं नहीं कह रहा, मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा गठित अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी कह रही, अर्जुन सेन गुप्ता सपा बसपा भाजपा कांग्रेस किसी के आदमी नहीं थे, नॉमिनेटेड मेंबर थे, राज्यसभा के योग्य व्यक्ति थे। इंतकाल हो गया, उनको चुनाव भी नहीं लड़ना था आपकी किसी पार्टी से जो राजनीति करते। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी जिसमें कहा था इस देश की 70% आबादी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 20 रुपया या उससे कम पर जीता है। उस देश में ये मुद्दे होंगे क्या, होने चाहिए क्या? जी अमिताभ, अरे हम यही क्या बात- करेंगे? जो मोर बात- का, शेर का, लकड़बग्गे का, शुतुरमुर्ग का क्या करेंगे? थाली में गरीब की न मिर्ची नून है, देसी घी तो हुआ यारो अफलातून है। उस पर चर्चा नहीं कर रहे। 10 शेर ज्यादा आ जाए तो उत्तर प्रदेश का क्या भला, और सारे शेर भाग जाए उत्तर प्रदेश से तो उत्तर प्रदेश का क्या नुकसान? मुझे बताइए। या तो मुझे कन्विंस करिए या मेरी बात से कन्विंस होके जाइए आज, और अपनी अपनी पार्टी में इन मुद्दों पर लड़िए, अड़िए इन मुद्दों पर। अपने नेताओं से कहिए कि ये बंद करें, वो बात कहें जो जनता के लिए हितकर हो। आप शक्तिशाली हो, सबको पराजित कर दे तो मल्लयुद्ध का जमाना तो है नहीं। निरर्थक मुद्दे, निरर्थक योजनाएं, निरर्थक बहसें, सबका समय खराब हो रहा, जनता को भ्रमित कर रहे। मूल सवाल 5, जनता की जिंदगी कैसे बदले। मैं तो एक ही बात मानता हूं, गांधी जी से पूछने गए थे शुक्ला जी, जवाहरलाल नेहरू, कि बापू आप जब नहीं होंगे तो सरकार कैसे चलाएंगे हम लोग। महात्मा गांधी ने जो उत्तर दिया वो अद्भुत उत्तर था। आप लोग भाषण लिखने से पहले उस उत्तर को ध्यान रखते जो गांधी ने कहा था, तो किसी का भाषण भटकता नहीं। उन्होंने कहा था कि जवाहर, कोई भी निर्णय करने से पहले सिर्फ इतना देखना कि हिंदुस्तान के सबसे गरीब आदमी की जिंदगी पर तेरे निर्णय का क्या असर पड़ेगा। सिर्फ उतनी बात, लंबी चौड़ी बात नहीं कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा, जापान में क्या हो रहा, सिंगापुर में क्या हो रहा, दुनिया जहान की कहानी नहीं। गांधी ने मोटी बात कही थी, अगर गरीब आदमी की जिंदगी पे उससे अच्छा असर पड़ रहा है तो वो काम करने योग्य है, अगर नहीं पड़ रहा तो वो काम करने योग्य नहीं है। बकार साहब, अब तो किसी की ना बुराई हो रही है ना आलोचना हो रही है, ये जो बात हो रही है वो साझी हो रही है, मैं भी उसमें हिस्सेदार हूं मित्र। सपा बसपा भाजपा किसी की आलोचना नहीं ना, इस हमाम में हम सब दोषी हैं। हम लोग अपने प्रदेश के लिए कुछ नहीं कर पाए। और एक आखिरी बात कह के विदा लूंगा, अगर मेरी बात अच्छी लगे, सच्ची लगे तो सोचिएगा जरूर। मैं आप लोगों का प्रतिद्वंदी नहीं हूं, मित्र हूं, इस प्रदेश का वोटर हूं। सिर्फ ये कह रहा हूं, केरला आगे बढ़ गया, कर्नाटका आगे बढ़ गया, महाराष्ट्र तरक्की कर गया, गुजरात तरक्की कर गया, दुनिया ऐसे 50 स्टेट में गिना दूं, छोटे बड़े स्टेट। हमारा उत्तर प्रदेश इतना गया गुजरा, 23 करोड़ की आबादी, 8 प्रधानमंत्री,
50 बड़े नेता है जिनका हैसियत हिंदुस्तान में रही, सब तो दिए इसने आपको देने में कभी कंजूसी की क्या? राजनेताओं मुझे बताओ, आपको छप्पर फाड़ के दिया उत्तर प्रदेश ने, आपने बदले में उत्तर प्रदेश को क्या दिया? भूख, भय, बदहाली और गरीबी? किसी सूबे की जनता ने अपने सूबे को 8 प्रधानमंत्री दिए क्या? बताइए। किसी सूबे की जनता ने अपने यहां मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह एक साथ पैदा करके दिए क्या हिंदुस्तान की राजनीति में? जोशी, इतने बड़े नेता जिनकी पार्लियामेंट में उपस्थिति का असर होता हो। कोई सूबा है जहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी दोनों जहां से चुनाव लड़के आते हो? क्या नहीं दिया उत्तर प्रदेश ने? सारे दल देख लीजिए जितने मेरे सामने बैठे, सबकी झोली भर दी यहां की जनता ने। आपने मांगा 2 रुपया, 200 रुपया दिया। आपने बदले में क्या दिया? भूख, भय, गरीबी, अशिक्षा, अपराध। उत्तर प्रदेश का गुनाह बता दीजिए। आप पर एतबार करती है जनता, यही गुनाह है उसका। आप लोगों पर भरोसा करती, यही गुनाह है। आज मैं कहने सिर्फ इतनी निवेदन करने आया हूं, 1/4 बीत गया। बकार भाई, नकवी भाई, शुक्ला जी, 3/4 बाकी है। अपनी अपनी पार्टियों को समझाइए, उन मुद्दों पर 3/4 उत्तर प्रदेश की जंग लड़िए जो मुद्दे उत्तर प्रदेश के आम आदमी की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए हों। ये शेर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भालू की लड़ाई बंद करिए। इनसे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होता, उत्तर प्रदेश का मान घटता है। छाती के नाप और बंदर और शेर, भालू की चर्चा उत्तर प्रदेश का मान घटाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो 1/4 जंग तो खत्म हो चुकी है, जो कि मुद्दों के बिना थी, मुद्दे गायब थे। लेकिन अब जो 3/4 की जंग बची है, वो कम से कम राजनेता मुद्दों पर लड़ें, स्थिति को समझें, देखें कि कहां क्या समस्या है, जीतें और उसका निवारण भी करें, गरीब की स्थिति सुधारें और उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्ला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नकवी साहब आपका, आसिम बकार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहने के लिए। इसी के साथ बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी जारी है खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ।